हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 जो था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो हमने कंप्लीट किया था। तो ये वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर से रिलेटेड ही है। और अब हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है एज ऑफ एडोलेसेंस का, एडोलेसेंस क्या चीज होती है। ठीक है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों इस चैप्टर जो हमको जानना जरूरी है। एक तो पबर्टी क्या होता है, PUBERTY, एंड एडोलेसेंस। ठीक है, मिलते जुलते से नाम है, बहुत ही बारीक सा इनमें डिफरेंस है। ठीक है कि नहीं? क्या पबर्टी बच्चों, हमारी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जब अ, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। और इन चेंजेस के बाद में क्या होता है, पर्सन में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी आती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एज होती है जब पर्सन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल्स में तो टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज, ये फंक्शनल हो जाते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि इस बदलाव को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक। तो एक पर्टिकुलर एज व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स इन द इंडिविजुअल, दे become functional, they mature and they are capable of reproduction. That means वो गैमेट फॉर्मेशन उनमें स्टार्ट हो जाता है, फंक्शनैलिटी आ जाती है। वो पर्टिकुलर एज की स्टार्टिंग ये कहलाती है पबर्टी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? और ये पबर्टी एक वेरिएबल चीज है, किसी में जल्दी आ जाती है, किसी में 2-4 साल लेट भी आ जाती है। ठीक है कि नहीं? क्या? तो पबर्टी एक तरह से हम बोल सकते हैं टीनेज की शुरुआत है। जैसे हम नंबर्स बोलते हैं ना, 10 के बाद 11, 12 और फिर उसके बाद क्या होता है 13। तो टीन जो है, टीन जो नंबर्स आते हैं हमारे, कौन से 13 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 19 तक जाता है। तो ये वाली जो नॉर्मली एज है 13-14 ईयर्स से स्टार्ट होकर के और 16, 17, 18, 19 तक जाती है, ये जो टीन एज है, इसी दौरान हमारे शरीर में काफी सारे चेंजेस आते हैं विच लीड टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो जो स्टार्टिंग है, जब पहली बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को, उस इवेंट को पवर्टी कहा जाता है कि अब पवर्टी में पर्सन ने प्रवेश कर लिया, पवर्टी रीच हो गई है। ठीक है। और उसके आगे का जो कुछ सालों का पीरियड है, जब वो चेंजेस कंटिन्यू करते हैं और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है, धीरे धीरे बदलाव आते हैं शरीर में। मतलब ओवरनाइट नहीं आते, एकदम से नहीं आएंगे, विद इन फ्यू डेज या महीने में नहीं आ जाएगा। वो चेंजेस कंटिन्यू करते हैं और ये पूरी टीने में 4-5-6 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं चेंजेस, स्लोली स्लोली। तो वो जो पूरा पीरियड है टीनेज वाला, इसको एडोलेसेंस कहा जाता है। समझे? तो पवर्टी इज द पॉइंट व्हेन ये चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट द पीरियड, वो पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस पीरियड को हम टीनेज बोल सकते हैं। 12-13 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा सकता है, ये 18-19 तक जा सकता है। तो टीनेज इज known as adolescence and puberty is when the reproductive organs they become mature and they become capable of reproduction. Clear है? तो चलिए देखते हैं puberty क्या है। The period when changes occur in the body to make sex organs mature, जब sex organs maturity attain कर लेते हैं and they become capable of reproduction, that means उनमें gamete formation start हो जाता है। तो जो फीमेल्स में ओवरीज हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम, ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो मेल्स में टेस्टिस हैं, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या? तो नॉर्मली ये एज देखेंगे कौन सी है, बॉयज में क्या है, गर्ल्स में क्या है। ठीक, ये तो हो गया पॉवर्टी, स्टार्टिंग ऑफ दिस एंटरिंग, इस पीरियड में एंटर करने वाला जो इवेंट है वो पॉवर्टी है। ठीक। एंड एडोलेसेंस इज थ्रू आउट, ये चेंजेस क्या होते हैं, कंटिन्यू करते हैं कुछ सालों तक टीनेज के दौरान। तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, ये पीरियड है पूरा, अंतराल है जब ये चेंजेस कंटिन्यू करते हैं बॉडी में और इससे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी आती है और इसी पीरियड को एडोलेसेंस कहा जाता है। तो एडोलेसेंस इज ए लॉन्गर पीरियड, पॉवर्टी स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड। ठीक। चलिए, तो बारीक सा अंतर है, कई लोगों को लगता है कि दोनों सेम टू सेम, बट स्लाइट डिफरेंस है। चलिए, अगला है व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, आप बोलोगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो पढ़ाया ही नहीं हमको। ठीक है। तो बेसिकली बता दूं आपको मैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारे होते हैं हमारे जो मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं, मतलब मेल्स में तो टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, ये हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो कि जेंडर डिसाइड करते हैं कि पर्सन मेल है कि फीमेल है। तो मेल अगर पर्सन है तो क्या होगा, जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या है, टेस्टिस हैं और टेस्टिस में मेल गैमेट बनेंगे। और फीमेल्स यदि हैं तो सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, ओवरीज, और उनमें क्या बनेंगे, गैमेट्स, ओवम बनेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये तो प्राइमरी कैरेक्टर हो गया जो दोनों जेंडर में अंतर करता है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब ओवरीज और टेस्टिस बॉडी के अंदर हिडन ऑर्गन्स हैं, जबकि हम बाहर से मेल और फीमेल में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, तो बाहर से दिखने से ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो वो कैरेक्टर्स विच आर एक्सटर्नली विजिबल, जिनको बाहर से देख के पहचान सके,
जो कि हमको क्या है अंतर करने में मदद करते हैं मेल और फीमेल में, वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो और ये कैरेक्टर्स बच्चों जो पबर्टी वाली एज है उसी के बाद में ही इजीली विजिबल होते हैं। यंग एज में ये कैरेक्टर्स हमको समझ में नहीं आते, तो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच बिकम विजिबल ओनली आफ्टर अटेनिंग पबर्टी। पबर्टी से स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं कैरेक्टर्स, और इसी से फिर हम क्लियरली अंतर कर पाते हैं दोनों जेंडर में, मेल और फीमेल में। तो इन्हीं कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। जन्म से ही नहीं होते, दे स्टार्ट डेवलपिंग आफ्टर अटेनिंग पबर्टी ओनली। क्लियर है? चलिए, तो क्या है देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एक्सटर्नली विजिबल चेंजेस। समझ में आ गया? एक्सटर्नली विजिबल मतलब बाहर से हम इनको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग द पबर्टी, और पबर्टी अटेन होने के बाद में, और जो पूरा एडोलेसेंस पीरियड है उसके दौरान ही वो डेवलप होते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सब में एक साथ ही स्टार्ट हो जाए एक ही एज पे, ये वेरिएबल हो सकता है पर्सन टू पर्सन। ये क्लाइमेटिक भी कंट्रोल्ड है, डिपेंड करता है कौन पर्सन कहाँ किस रीजन में रहता है, उसके हिसाब से थोड़े बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने पिछले बार भी बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि जो कोल्डर कंट्रीज है वहाँ पे पॉवर्टी वाली एज लेट आती है, और जो हॉट कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक हैं वहाँ पे क्या है, जो पॉवर्टी वाली एज है थोड़ी लोअर साइड में होती है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो अभी हम देखेंगे बच्चों की बॉयज में कौन से कैरेक्टर्स हैं और गर्ल्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स में। दीज कैरेक्टर्स आर लिस्टेड बिलो। चलिए, तो क्या है कैरेक्टर्स? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। लड़कों में क्या है बताइए? सबसे पहला काम, जैसी क्या है पॉवर्टी वाली एज रीच हो जाती है तो सबसे पहला जो बदलाव आता है लड़कों में, मेल्स में, वो आता है वॉइस में बदलाव। जो उनका वॉइस है वो और ज्यादा भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है। तो पहले बच्चों की आवाज, जैसे मान लो छोटे बच्चे 4-5-6 साल के बच्चे हैं, बॉय और गर्ल की आवाज में हमको बहुत ज्यादा फर्क पता नहीं लगता, लेकिन जैसी पबर्टी रीच हो जाती है तो उस वक्त क्या है, लड़कों की आवाज क्या हो जाती है, थोड़ी सी मोटी और भारी हो जाती है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी और कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं क्या? तो आवाज की पिच चेंज हो जाती है, तो इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो आवाज जो है बॉय की है या फिर गर्ल की है। तो वॉइस बिकम्स डीपर एंड हैवी, भारी आवाज हो जाती है, मोटी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पिच हो जाएगी कम, पिच हो जाएगी कम। हाँ, ठीक। उसके बाद जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स हमने देखा है, लैरिंग्स होता है जो कि हमारे ट्रकिया के टिप पे ही होता है। ठीक है कि नहीं क्या? तो इसी को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है और नेक के बाहर निकल करके आ जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो अगर आप अपनी नेक को जस्ट ऊपर की ओर, सर को ऊपर करोगे, ऊपर की छत की तरफ देखोगे, और अपने ठुड्डी से, चिन से जस्ट अपनी फिंगर्स को, हैंड्स को स्लाइड करके नीचे लाओगे, तो गर्दन में एक जगह उभार सा आपको नजर आएगा, दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स, या फिर इसी को एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये उभर के बाहर आ जाता है, लड़कियों में नहीं आता, ये सिर्फ लड़कों में उभर के बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? तो इस पर्टिकुलर पॉवर्टी वाली एज को अटेन करने के बाद में दिस वॉइस बॉक्स इट प्रोट्रूड्स आउट, इट कम्स आउट स्लाइटली, तो हमको बाहर से इजीली आउटलाइन उसकी दिख जाती है। तीसरा बच्चों क्या होता है बॉयज में, फेस पे हेयर प्रकट होने लगते हैं। तो फेशियल हेयर, दैट मींस दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैचेस और बियर्ड। मुस्टैचेस होता है मूछें, और दाढ़ी, तो थोड़ी थोड़ी ये ग्रो करने लगेगी फेस पे। तो फेशियल हेयर दे स्टार्ट टू डेवलप। ये अगला तीसरा इंपॉर्टेंट बदलाव होता है जो बॉडी के अंदर होता है, किसके बाद? पॉवर्टी अटेन होने के बाद में। उसके बाद बॉडी जो थी बच्चों अभी तक वो लीनियर फैशन में ग्रो कर रही थी, बस हाइट ही बढ़ रही थी, धीरे धीरे बॉडी क्या होती है, ब्रेड्थ वाइज भी बढ़ेगी, मस्कुलैरिटी आने लगती है। तो पर्सन के जो बॉडी है इट स्टार्ट्स बिकमिंग मस्कुलर, जो शोल्डर्स हैं वो चौड़े होने लगेंगे, ब्रॉड होने लगेंगे, एंड बॉडी इट स्टार्ट्स बिकमिंग मस्कुलर। तो पहले बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, उसके बाद थोड़े से मसल ऐड होने लगती है बॉडी के अंदर। उसके बाद हेयर स्टार्ट ग्रोइंग अंडर आर्मपिट्स, चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन। ये तीन रीजन है जहाँ पे हेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम फेस। तो फेस पे तो आते आते हेयर, इसके अलावा कहाँ आते हैं? आर्मपिट्स, जो हमारी आर्म्स है, बाजू है, उसके नीचे हेयर आने लगते हैं। चेस्ट रीजन में थोड़े बहुत हेयर ग्रो करने लगते हैं। प्यूबिक रीजन, द रीजन वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, उस रीजन में भी क्या होते हैं, हेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं विच स्टार्ट अपियरिंग इन मेल्स, दैट इज बॉयज। इसी प्रकार से हम देखेंगे गर्ल्स में क्या बदलाव आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि एक्सटर्नली विजिबल हैं। तो सबसे पहला बदलाव आता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट मतलब मैमरी ग्लैंड्स। फीमेल्स जो होते हैं मैमल्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो मैमल्स में क्या होते हैं, जस्ट यंग वन को बर्थ देने के बाद में जो मैमरी ग्लैंड्स होती है ना, वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं, जिससे कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग करती है मदर्स। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स ब्रेस्ट वो उभर के बाहर आते हैं। उसके बाद क्या होगा, लोअर रीजन बिलो द वेस्ट स्टार्ट्स ब्रॉडनिंग। कमर के नीचे का जो हिप रीजन है, वेस्ट रीजन है कमर के नीचे का, वो रीजन क्या होता है, ब्रॉड होने लगता है, थोड़ा सा चौड़ा होने लगेगा।
देन उसके बाद हेयर स्टार्ट ग्रोइंग अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। बच्चों ये मैंने ऊपर भी लिखाया था, बट वहां पे डिफरेंस क्या है, मेल्स में फेस पे बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेयर आएंगे, अदरवाइज ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये कॉमन है, चेस्ट वाला भी नहीं लिखना है आपको। तो सिर्फ फीमेल्स में हेयर कहाँ ग्रो करते हैं, या तो आर्मपिट्स में ग्रो करेंगे या फिर प्यूबिक रीजन में ग्रो करेंगे, ठीक है। चेस्ट या फिर फेशियल हेयर नहीं होते हैं फीमेल्स में, ठीक। तो ये दो रीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर एज होगी जब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, वो एक स्पेशल हार्मोन सीक्रेट करती है मेल्स में एंड फीमेल्स में। वो हार्मोन्स ब्लड में घुल करके मिक्सअप होकर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने खुद के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनको सिग्नल मिलता है कि उनको अभी गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट करना है, ओवम और स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट करना है। तो जैसे ही ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा ओवरी में, तो पहली बार जब ओवम बनेगा, उसको मैच्योर किया जाएगा, तो उसके बाद ओवम जब रिलीज होगा, तो मैंने बताया था ओविडक्ट में जब ट्रेवल करता है ना, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम टूट फूट जाता है, और यूटेरस के जो ऊपर की एंटीरियर वॉल थी उसमें खूब सारा जो ब्लड कैपिलरीज बन जाती हैं, जिसमें खूब सारा पोषण न्यूट्रिशन जमा हो जाता है, वो वॉल डिसइंटीग्रेट होती है, वेसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये हर मंथ ये इवेंट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क कहते हैं, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है हमारा, ठीक है। तो इससे हमको पता लगता है फीमेल्स को कि द ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब हो गया कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे हैव जस्ट बिकम फंक्शनल, गैमेट फॉर्मेशन हैज ट्रिगर्ड और स्टार्टेड। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि फीमेल बॉडी में प्रकट होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल आगे और देखेंगे हम क्या है वो। स्किन जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयली हो जाती है। स्किन के अंदर दो मेन प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है ऑयल ग्लैंड या सिबेशियस ग्लैंड, और एक होती है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियां होती है, साथ में कुछ ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं। अनवांटेड ऑयल्स और फैट्स वो स्किन के नीचे जमा होते हैं छोटे छोटे ग्लैंड्स में। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनको सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इनमें से खूब ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है, और ये ऑयल्स सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बाहर भी आते हैं। कई बार क्या होता है, ये पोर्स, यदि हम बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करते हैं, क्रीम्स आलतू फालतू यूज करते हैं, तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, अंदर बैक्टीरिया डेवलपमेंट होता है, और इससे क्या होता है, पिंपल्स और एक्ने रिजल्ट होता है। पिंपल्स आपको पता होगा, तो ये नॉर्मली टीनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कई बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमको हमारे सैनिटेशन, साफ सफाई, स्किन का बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है इस एज में, ठीक है। तो और भी देखेंगे। ये तो हो गए मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। तो क्या क्या टीनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ही कहेंगे इनको, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे अननेसेसरी बदलाव आए। तो ये तो है जो कि हम बदलाव देख सकते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। तो इसकी लिस्ट आ सकती है, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स, या फिर मेल्स एंड फीमेल्स। क्लियर है। तो पुबर्टी और उसका जो पूरा एडोलेसेंस पीरियड होता है उसके दौरान ये बदलाव देखने को मिलते हैं हमको मेल्स एंड फीमेल्स में। क्लियर है। चलिए, अब ये अधिकतर जो बदलाव होते हैं बच्चों, ये कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, क्यों आते हैं? दीज आर ट्रिगर्ड बाय स्पेशल हॉर्मोन्स। अभी हॉर्मोन्स क्या बोला है? हॉर्मोन स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और ये प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स जो होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड का एक कलरलेस पार्ट होता है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में घुल के इधर से उधर पहुंचते हैं पूरे शरीर में, तरह तरह की एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और एडोलेसेंस पीरियड में बहुत सारी चीजें ये कंट्रोल करते हैं। तो हम देखेंगे ये जो हॉर्मोन्स है क्या है और कहाँ से आते हैं, ये कौन बनाता है इनको। तो हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार की ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों को, ग्लैंड्स को, दो मेन पार्ट्स में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है इनफैक्ट। पहली जो ग्लैंड होती है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिक फर्क समझा दूं मैं क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कुछ स्पेशल चीजें सिक्रीट करती हैं, और वो सिक्रीट करने के बाद में जो भी वो जूसेस वगैरह या प्रोडक्ट्स सिक्रीट करती है, उसको, उन जूसेस को पर्टिकुलर स्थान तक जहां पे उन जूसेस का काम है उनको पहुंचाने के लिए नलियां होती हैं, डक्ट होती है। समझ में आ गया कि नहीं का। तो डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रीशन को, प्रोड्यूस किए गए चीज को अपने कार्यस्थल तक पहुंचाते हैं वो। तो ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट होती है, नली वाली ग्लैंड्स, वो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एग्जिट की सुविधा देती हैं। जो चीज वो बनाती हैं, सिक्रीट करती हैं, उसको साइट ऑफ एक्शन तक, कार्यस्थल तक पहुंचाती भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा, लार, जो कि भोजन के डाइजेशन के लिए चाहिए होती है। लार का काम है माउथ के अंदर,
ठीक है, जहाँ भोजन को हम क्या चबाएंगे ढंग से। तो जैसे हम भोजन मुंह में डालते हैं तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है और बारीक बारीक ट्यूब्स के माध्यम से ये सलाइवा हमारे मुंह में बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको इस सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स वगैरह नलियां देखनी है तो आप शीशे के सामने खड़े होइए और जीभ को बिल्कुल बाहर की ओर निकालिए, ऊपर की ओर, अपर लिप की ओर। तो टंग के नीचे की सरफेस पे आप देखेंगे बहुत सारी धारियां, लाइंस वगैरह आपको दिखेंगी, वो सलाइवरी ग्लैंड की नलियां हैं। समझ में आ गया? तो हमारा जो टंग है, टंग का जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर ये आपको नलियां, डक्ट वगैरह दिख जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा लीवर है, लीवर भी एक डक्ट वाली ग्लैंड है। लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसको बाइल बोलते हैं, जो कि फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है कि नहीं? का तो लीवर से निकलने वाली जो डक्ट है वो क्या कहलाती है? हिपैटिक डक्ट कहलाती है। इसी प्रकार से पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से भी डक्ट निकलती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ जाती है, वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स है जो नली वाली ग्लैंड्स है, जिनमें कोई ना कोई डक्ट होती है। तो डक्ट वाली ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन। और एक और प्रकार की ग्लैंड जिसमें कोई नली नहीं है, मतलब गोलमोल ग्रंथि है, वो जो भी चीज सिक्रीट करती है ना, उनको हार्मोन बोलते हैं और वो हार्मोन्स को अपने पास ही रख लेती है। तो बाहर कैसे आएंगे? नली तो है नहीं, बाहर कैसे आएंगे? तो होता क्या है, ब्लड वेसल्स, हमारे आर्टरीज और वीन्स जो होती हैं, ये जाती हैं उस नली, उस ग्रंथि तक। ग्रंथि के जस्ट पहले बाहर ही वो ब्लड वेसल्स बहुत सारी फाइन ब्रांचेस बना लेती हैं, छोटे छोटे। आर्टरी तो फाइन ब्रांचेस बना लेते हैं आर्टीरियोल्स, और वीन बना लेते हैं विन्यूल्स। और ये फाइन ब्रांचेस क्या करती हैं, जाकर के उस ग्रंथि के अंदर धस जाती हैं और वहां से उस प्रोडक्ट को, हार्मोन्स को चूस चूस के बाहर ले आती हैं और ब्लड के अंदर घुल मिल के ये हार्मोन्स अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड के माध्यम से इधर उधर पहुंचते हैं, कोई उनकी नली नहीं होती है। इस प्रकार की ग्रंथियां, नली विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में टोटल है 8। समझ में आ गया? तो इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है कि नहीं? क्या तो यहां पे बोला गया है बच्चों, सेक्स हार्मोन्स क्या है? तो सीधी बात है, सेक्स हार्मोन सिर्फ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ही प्रोड्यूस करते हैं। तो टेस्टिस और ओवरी, ये भी हमारी कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। ये क्या, ये सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये भी क्या है, अपार्ट फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन, इनका एक और काम है, ये सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो 2 हार्मोन्स के नाम बताऊंगा मैं जो कि ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, 2 हार्मोन जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो सेक्स हार्मोन्स है, ये सबसे पहले ओवरी और टेस्टिस डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए दूसरे हार्मोन्स की आवश्यकता होगी जो कोई दूसरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो ये सारा का सारा स्टार्टिंग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से। हमारी जो टोटल 8 ग्लैंड्स है बच्चों, उन 8 ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड ऐसी है जो सबसे बड़ी संख्या में हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और ये हार्मोन्स जरूरी हैं बाकी ग्लैंड्स को ढंग से कामकाज करवाने के लिए। तो ये जो सबसे जरूरी ग्लैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन के जस्ट नीचे होती है, और इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले ये पिट्यूटरी ग्लैंड तरह तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। वो हार्मोन्स ब्लड में घुल मिल के जाते हैं और बाकी दूसरी ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं, और जैसे ही बाकी दूसरी ग्लैंड्स तक वो हार्मोन पहुंचता है, तब उन ग्लैंड्स को सिग्नल मिलता है कि हाँ, अब आपको अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। समझ में आ गया? तो बिना उसके वो दूसरी ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती। समझ में आ गया? तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से उन सबकी मास्टर है, उसका कंट्रोल है। जब तक ये अपने हार्मोन नहीं बनाएगी तब तक बाकी ग्लैंड्स भी अपने हार्मोन्स सिक्रीट नहीं करती हैं। समझ में आ गया? तो उन 8 ग्लैंड्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ब्रेन में होती है, इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो अभी सबसे पहला काम स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेल्स में हार्मोन सिक्रेट करती है पुबर्टी के समय, टीएसएच। क्या नाम है? टीएसएच। फुल फॉर्म इसका है टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसी प्रकार से ये ग्लैंड जो फीमेल्स में है वो हार्मोन सिक्रेट करती है एफएसएच। फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल के जाते हैं और वो क्या करते हैं, टेस्टिस और ओवरी तक जैसे ही पहुंचते हैं तो उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरी दे बिकम फंक्शनल, और वो स्वयं के खुद के हार्मोन्स सिक्रेट करने लगते हैं। तो कौन कौन से 2 हार्मोन्स है जो ओवरी सिक्रेट करती है, कौन से 2 हार्मोन्स है जो टेस्टिस सिक्रेट करते हैं? और यही हार्मोन जो ओवरी और टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, इन्हीं को हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और यही वो हार्मोन्स हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं बॉडी में पुबर्टी के बाद। समझ में आ गया कि नहीं? क्या
चलिए तो हम पढ़ लेते हैं सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं और मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, कौन से ग्लैंड्स इनको सिक्रेट करते हैं। तो टेस्टिस ओवरी ही करती हैं, ठीक है। द हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। समझ में आ गया, ये वो हार्मोन्स हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, मेल होना, फीमेल होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फंक्शंस, इन सबको कंट्रोल करता है। तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। इन मेल्स, तो मेल्स में क्या होता है, दे आर सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके द्वारा सिक्रेट होते हैं, और फीमेल बॉडी में सिक्रेट होते हैं बाय ओवरी, ठीक है। हाउएवर देयर सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन। लेकिन मैंने बताया कि डायरेक्टली पहले ये पहल नहीं करते। टेस्टिस और ओवरी अपने हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स तभी सिक्रेट करते हैं जब मस्तिष्क में मौजूद, ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड अपने स्वयं के हार्मोन सिक्रेट करती है। इसलिए उनका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में है, और यही कारण है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मास्टर है सभी ग्लैंड्स की। समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है बच्चों एक मार्क्स में कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है और क्यों। The pituitary gland located in brain is called master gland. Why? Because the hormones secreted by the pituitary gland control the secretions of other endocrine glands. समझ में आ गया? अच्छा, एक बहुत जरूरी बात है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्पेलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कई बच्चे क्या लिखते हैं, PITUTARY, ये डबल आई, ध्यान देना, पी ट्यू TUI, ये सेकंड नंबर वाला आई छोड़ देते हैं बच्चे, तो पिट्यूटरी नहीं बोलेंगे, पिट्यूटरी। जैसे होता है ना ट्यूब, TUB ट्यूब, तो ट्यू वाला वर्डिंग आएगा, पिट्यूटरी, PITUITARY। समझ में आ गया? तो पहले जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अपने हार्मोन सिक्रेट करेगी, FSH एंड TSH, FSH फीमेल्स में, TSH मेल्स में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नीचे स्पेलिंग दी हुई है, ठीक है कि नहीं क्या। तो इनके सिक्रेशन के बाद में जो फीमेल्स में तो ओवरी हैं और मेल्स में टेस्टिस हैं, ये फंक्शनल हो जाते हैं। तो ओवरीज दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा, मतलब ओवम, एंड जो टेस्टिस हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। तो इनमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो देखो इधर FSH एंड TSH सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ओवा एंड स्पर्म्स टू मैच्योर इन ओवरीज, ठीक है। तो ओवा और स्पर्म्स बनते हैं और वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, और टेस्टिस में रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो जैसे ही ओवरी में ओवम मैच्योर होंगे तो ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन, और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, नहीं हो तो बात की बात है सारी, ठीक है। और फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स है, तो एक बार TSH सेक्रेट हुआ मेल बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो उसके बाद टेस्टिस जो होता है वो दो अपने खुद के हार्मोन सिक्रेट करता है। पहला है एंड्रोजन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, याद रहेगा, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। दे आर सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एट पुबर्टी। तो पुबर्टी पे सिक्रेट होते हैं, उसके बाद लाइफ लॉन्ग तक सिक्रेट होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल्स में, बॉयज में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था लिस्ट, उन सभी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए ये दो हार्मोन्स उत्तरदायी हैं, और ये तभी रिलीज होंगे जब TSH रिलीज होगा। इसी प्रकार से फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजेन, ये सिक्रेट किए जाते हैं ओवरी के द्वारा। अगेन ये भी क्या है, जो फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो दीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड्स, स्तनों के डेवलपमेंट में, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथ में मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको भी रेगुलेट करते हैं फीमेल बॉडी में। समझ में आ गया? पुबर्टी के स्टार्ट होते ही। तो ये हमारे सेक्स हार्मोन्स हो गए। कई बार इनका नाम आता है, कौन सिक्रेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ऊपर हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो देख ही लिए। अब हम देखेंगे इन जनरल और क्या लक्षण प्रकट होते हैं बॉयज में और गर्ल्स में पुबर्टी के दौरान। तो मैं ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट बना रहा हूं, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन है अगला हमारा क्या, लिस्ट द चेंजेस दैट अकर इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग पुबर्टी। पुबर्टी के दौरान लड़कों में, लड़कियों में क्या शारीरिक बदलाव आते हैं, उनकी हमको लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अभी तक बच्चे क्या होते हैं, बहुत स्लोली ग्रो कर रहे होते हैं, अचानक से पुबर्टी स्टार्ट होती है, हाइट थोड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। समझ में आ गया? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज इन हाइट, हाइट तेजी से बढ़ती है। चेंज इन बॉडी शेप, जैसा कि मैंने बताया बॉडी शेप में बदलाव होता है। बॉयज जो होते हैं
अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग इन हाइट उनकी बॉडी मस्कुलर होने लगती है। गर्ल्स में मैंने बताया था द रीजन बिलो वेस्ट, हिप रीजन वो होता है ब्रॉड होने लगता है, समझ में आ गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। तो देयर इज अ चेंज इन बॉडी शेप। उसके बाद चेंज इन वॉइस, आवाज जो होती है लड़कों में खासकर क्या हो जाती है, एडम्स एप्पल जो है या लैरिंग्स है उसके ग्रो करने के कारण अचानक से आवाज क्या हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है और भारी और गहरी आवाज हो जाती है, ठीक है कि नहीं, कर्कश हो जाती है आवाज, थिक वॉइस हो जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है हमारी स्किन के अंदर, एक तो होती है हमारी स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथि, एक होती है सिबेशियस ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में, ग्रंथियों में क्या होता है, इनके छिद्र जो होते हैं वो स्किन के ऊपर खुलते हैं और अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होती है और इनके अंदर आलतू फालतू अननेसेसरी ऑयल्स, हम तरह तरह का भोजन खाते हैं उसमें अननेसेसरी ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए होते हैं, वो सब उनमें जमा हो जाते हैं। खास कर हम बहुत ज़्यादा ऑयली फास्ट फूड खाएंगे ना, उसमें अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं, वो जमा होते रहते हैं और ये फिर पसीने के साथ साथ बाहर निकलते हैं। तो कई आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी की ऑयली स्किन होती है, ठीक है, आप जस्ट अपने फेस पे जस्ट हाथ रब करोगे ना तो आपके हाथ पे ऑयल जैसा कुछ लग जाएगा, या टिश्यू पेपर से रब करोगे तो आपके ऑयल लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऑयल्स कौन सिक्रेट करते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स करती है। तो इन ग्लैंड्स को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इनकी पोर्स यदि छिद्र अगर ब्लॉक हो गए, बहुत से ज़्यादा कॉस्मेटिक क्रीम्स या पाउडर वगैरह यूज़ करेंगे तो फिर ब्लॉक होने से, या ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि उनके साथ फिर स्किन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह गए, एक स्पेशल बैक्टीरिया एक्ने वुल्गैरिस, तो ये अगर चल जाता है तो इससे क्या है, अंदर एक्ने या फिर पिंपल्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है एक्स्ट्रा ऑयल से। तो इस ऑयल को समय समय पर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक माइल्ड सोप से, मेडिकेटेड सोप से क्या है, चेहरे को क्या है, दिन में 2-3 बार ढंग से वॉश कर लें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इससे बचा जा सकता है, ठीक है। और ऑयली फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा चिकना ऑयली फास्ट फूड इनको अवॉइड करें तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे हमको। तो ओवर सिक्रीशन बाय सीबेशियस ग्लैंड्स विच माइट रिजल्ट इन एक्ने एंड पिंपल्स, ठीक है कि नहीं, क्या पिंपल्स पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, अगला ये बदलाव होता है हमारी बॉडी में, हम पढ़ चुके हैं कि सेक्स ऑर्गन्स वो मैच्योर हो जाते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस दे बिकम फंक्शनल इन गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बच्चों अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले नहीं बताया था मैंने, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, बिहेवियर जो होता है ना उसमें बदलाव आ जाता है। सबसे पहला बदलाव आता है बॉयज एंड गर्ल्स दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर। फिगर मतलब होता है लुक्स, वो दिख कैसे रहे हैं, अपने लुक्स के प्रति बहुत ज्यादा वो जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। आपको कहीं पे शादी समारोह में पार्टी में जाना है तो बहुत ज्यादा शीशे के सामने समय बिताओगे, हम अच्छे तो लग रहे हैं क्या, ये ड्रेस हमारी अच्छी तो लग रही है क्या, नहीं नहीं ये तो बेकार है, ठीक है। ड्रेसिंग के लिए मतलब गर्ल्स को खासकर घंटा भर लग जाता है, डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, 6 जगह पूछते हैं, ठीक है, कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। सेम काम बॉयज के साथ होता है, ठीक है कि नहीं, क्या छोटे बच्चे होते हैं उनको फॉर एग्जांपल कहीं पे भी ले जाके बार्बर के पास बिठा दो, कैसे बाल काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एज में आ जाते हैं ना तो डिमांड्स बढ़ जाते हैं, नहीं ये यहाँ से ऐसे काटना है, वहां से ऐसे काटना, अच्छा दिखना चाहिए, स्टाइल, मतलब स्टाइल के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, यू शुड लुक गुड, ये हमको लगता है, ठीक है कि नहीं, क्या। तो बॉयज एंड गर्ल्स दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर एंड अटायर, क्लोथिंग सेंस, समझ में आ गया कि नहीं, क्या छोटे बच्चों को कुछ भी पहना दो कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एज में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा चॉइसेस बताने लगते हो अपनी, समझ में आ गया कि नहीं, क्या छोटे बच्चों को मार्केट में लेके कुछ भी कपड़े दिला दो ले लेता है, उसको बोले ये बेटा बहुत अच्छा है ले लेगा, आप लोगों के सामने रख दोगे नहीं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चॉइस ही नहीं बना पाते, ठीक है। तो ये जो समझ में आ गया, फिगर मतलब खुद कैसे दिख रहे हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता आ जाती है, प्लस क्लोथिंग सेंस, समझ में आ गया। दे फील इनसिक्योर एंड वेरी सेंसिटिव, और फिर इनसिक्योरिटी आती है। इनसिक्योरिटी मतलब समझते हो, पेरेंट्स हैं, उनकी संतान है, भाई बहन है दो, है ना, अ, एक को कुछ बोल दिया तो दूसरों को लगता है नहीं मम्मी पापा तो उसी को चाहते हैं ज्यादा, तो ये वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो उनको लगता है कि हमारे को कोई प्यार ही नहीं करता, हमको कोई चाहता ही नहीं, अगर हल्का सा भी 2 दिन भी ध्यान ना दिया जाए। तो ये एज बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, रूसा रूसी बहुत ज्यादा हो जाती है, एक को हल्का सा ज्यादा प्यार दे दिया, दूसरे को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो वो रूस जाता है, ठीक है कि नहीं, क्या। तो इनसिक्योरिटी सेंसिटिविटी, हल्का सा डांट लगा दिया तो सबसे पहले फिर सारा गुस्सा खाने पे टूट पड़ता है, रूस जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, हमको भूख नहीं है, पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम इस टीनेज में बहुत होता है। नॉर्मली अडल्ट ज्यादा रूसर ऐसा नहीं करते, ज्यादा छोटे बच्चे भी नहीं करते, मेनली टीनेजर जो होते हैं ये दुखी करते हैं। तो ये जो इमोशनल चेंजेस होते हैं ये पबर्टी में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। इनसेंसिटिविटी एंड इनसिक्योरिटी, उसके बाद सेंसिटिविटी एंड इनसिक्योरिटी, देन मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दिमागी विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो बढ़ती है, तो पर्सन और ज्यादा बुद्धिमान होने लगता है। यही कारण है कि टीनेज में जब आप छोटे होते हैं तब आपको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, फिर जब 18 ईयर्स क्रॉस कर जाते हो, अच्छी तरह बुद्धि का विकास हो गया, तब आप सही गलत समझ पाते हो और तभी आपको वोटिंग का राइट भी मिलता है,
समझ में आ गया? आपने पढ़ा है ना, अडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स की एज के बाद ही आपको वोट देने का अधिकार होता है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, दिमागी विकास होता है, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बॉयज में गर्ल्स में क्या एक्सटर्नली विजिबल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे जो बदलाव होते हैं ये आते हैं कब? पबर्टी अटेन करने पर, बॉयज में और गर्ल्स में। समझ में आ गया? द चेंजेस दैट अकर इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग पबर्टी। तो ये ओवरऑल एक लिस्ट बना दी मैंने, सारे चेंजेस इंक्लूड हो गए इसमें, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम ऑलमोस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूं आपको कि एक पर्टिकुलर एज होती है जब फीमेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है पबर्टी अटेन करने के बाद में 12-13 ईयर्स की एज पे। नाम है FSH। ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है? ये क्या है? वहां से ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल करके ओवरीज तक पहुंचेगा। ओवरी को सिग्नल मिल जाता है कि उसको अभी काम करना स्टार्ट करना है। ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं। अभी तक जो गैमेट बना रही थी वो फॉलिकल के रूप में था, फॉलिकल इमेच्योर ओवा कहलाते हैं। फिर ओवरी क्या करेगी? एक ओवम को सेलेक्ट करेगी, उसको न्यूट्रिशन दे के तैयार कर लेगी और उसको मैच्योर कर देगी, दोनों ओवरीज, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक समय में एक ओवरी क्या करती है? एक ओवम को रिलीज कर देगी। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओवम जाएगा ओविडक्ट में, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बताया ना मैंने, ओवम ब्रेक डाउन हो जाएगा हार्मोनल चेंजेस के कारण, और साथ में यूट्रस के जो एंटीरियर वॉल है उसमें खूब सारी जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह हैं वो भी क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन होकर शेड होने लगती है। और ये जो ब्रोकन डाउन ब्लड वेसल्स है, ब्रोकन डाउन ओवम है, इट इज डिस्चार्ज आउट, इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये 3-4-5 दिन तक कंटिन्यू कर सकता है। ये जो इवेंट है ये मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। पहली बार पबर्टी अटेन करने के बाद में 12 या 13 ईयर्स की एज में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है तो एक तरह से फीमेल्स में ये पता लग जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे हैव बिकम फंक्शनल। और इस पहले मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन मैंने बताया 45 ईयर्स की एज तक कंटिन्यू करता है। हर मंथ होगा, हर पीरियोडिक इवेंट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, इट इज अ साइक्लिक इवेंट। हर फीमेल में ये पॉवर्टी से स्टार्ट होकर के 45, कभी कभी कुछ फीमेल्स में ज़्यादा सालों तक भी चल पाता है, 47, 48, 50 ईयर्स तक भी कंटिन्यू कर जाता है रेयर केसेस में, ठीक है। तो नॉर्मली 45 ईयर्स है। और कभी ना कभी ऐसा होगा जब 45-50 ईयर्स के बीच में एक ऐसा दिन भी आएगा जब क्या है कि ओवरीज जो होती है अचानक से ओवम फॉर्मेशन रोक देती हैं, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाएगा। तो फाइनली जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है उस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन बंद हो गया, फीमेल्स दे कैन नॉट बियर बेबीज आफ्टर दैट टाइम। इसका मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव फेस हो गई, वो हो गई ओवर। जबकि मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन जीवन भर होता है पबर्टी स्टार्ट होने के बाद में, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन समझ में आ गया। ऑन द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, ऑनसेट मतलब होता है स्टार्ट, शुरू होने के बाद। एक बार पबर्टी स्टार्ट हो गई इन फीमेल्स, द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा। ओवरीज में क्या बनने लग गए? ओवा, प्लूरल है ओवम का। एन ओवम इज रिलीज्ड बाय एन ओवरी एवरी 20 to 30 डेज। 28 से 30 दिन के अंतराल पे कोई एक ओवरी एक ओवम को रिलीज कर देती है। इट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, इट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। यहां बच्चों लगा देंगे इफ, इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। समझ में आ गया? यदि ये क्या है, स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी रिजल्ट करती है, ठीक है। इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज, और यदि फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है वो देखेंगे। तो नॉर्मली फर्टिलाइज नहीं होगा यंग गर्ल्स में। तो इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज देन द इनर थिक वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस के जो टॉप मोस्ट जो वॉल है, अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, और उसमें खूब सारे जो ब्लड वेसल्स बन गए हैं जिसमें खूब सारा पोषण जमा है ब्लड वेसल्स के अंदर, इट ब्रेक्स अवे, ये धीरे धीरे शेड होने लगती है, स्पंजी हो जाती है, टूटने फूटने लगती है, एंड इट्स डिस्चार्ज अलोंग विद द रिलीज ओवम। जो रिलीज ओवम है वो भी टूट फूट जाएगा और ये बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होने लगते हैं वेजाइना के थ्रू। दिस पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ द रिलीज्ड एग अलोंग विद ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और इसी डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। समझ में आ गया? और पहली बार जब ये होगा इवेंट पुबर्टी अटेन करने के बाद में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, इसको मेनार्क कहते हैं। एंड मेनोपॉज क्या होता है बताया मैंने, मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। 45 से 50 ईयर्स तक मेंस्ट्रुएशन होता है नॉर्मली एंड डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और मैंने बताया कि प्रेगनेंसी वाली स्टेज जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस में उस दौरान ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, और जब महिला का या फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज कंप्लीट हो जाती है और अचानक से मेंस्ट्रुएशन किसी दिन रुक जाएगा
तो उस कंडीशन को कहते हैं मेनोपॉज। समझ में आ गया? तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव फेस है, ये 13 14 12 13 ईयर्स से लेकर के 45 टू 50 ईयर्स के बीच में ही होती है। क्लियर है? ये थे हमारे 3 टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5th वाला, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या हॉर्मोन्स में बता चुका हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं, तो ऐसी ही हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो है एड्रीनलिन। क्या नाम है? एड्रीनलिन। ठीक है कि नहीं? क्या ये एड्रीनलिन हार्मोन जो ग्लैंड सिक्रेट करती है वो एक पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेयर मतलब होता है जोड़ी में है। ठीक है, हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी दो, वी हैव ए पेयर ऑफ किडनीज जो कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है किडनी। बिल्कुल किडनी के, प्रत्येक किडनी के टॉप पे एक छोटी सी ग्रंथि है। जोड़े में दो किडनी है तो दो ही ग्लैंड्स हैं, लेफ्ट किडनी के ऊपर भी है और एक राइट किडनी के ऊपर भी है, बिल्कुल टोपी की तरह बैठी हुई है। ये ग्लैंड कहलाती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। एडी को अलग किया जाए और रीनल को अलग किया जाए, एड्रीनल। ठीक है, एडी मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट आपको पता है, ये मैथ्स का वर्ड है। एडजेसेंट मतलब होता है बिल्कुल बाजू में, बगल में, चिपका हुआ, एडजॉइनिंग या एडजेसेंट। और रीनल शब्द किडनी के लिए आता है। जैसे अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग शब्द है हमारे साइंस में। हिपैटिक शब्द लीवर से संबंधित है, ऑप्टिक शब्द आईज से संबंधित है, उसके बाद पल्मोनरी शब्द ये लंग्स से संबंधित है, उसके बाद रीनल शब्द किडनी से संबंधित है, उसके बाद कार्डियक शब्द ये हार्ट से संबंधित है। तो अलग अलग ऑर्गन्स से संबंधित अलग अलग हमारे पास क्या शब्द है। ऑडिटरी समथिंग रिलेटेड विद ईयर, इसी प्रकार से ऑल्फैक्टरी ये शब्द रिलेटेड है नोज से, स्मेल से संबंधित, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी। ठीक है कि नहीं? क्या हिपैटिक, हिपैटिक लीवर से संबंधित है। ठीक है, गैस्ट्रिक ये स्टमक से संबंधित है। तो इसी प्रकार से क्या बताया मैंने, न्यूरो समथिंग, न्यूरो इसका मतलब ब्रेन और नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो रीनल शब्द इज रिलेटेड विद किडनी। तो एड रीनल, एड मीन एडजॉइनिंग रीनल एरिया, रीनल मतलब तो किडनी, तो किडनी से चिपक करके जो ग्लैंड है वो कहलाती है एड्रीनल ग्लैंड। बच्चे कई बार इसको गलत लिखते हैं, एडर्नल बोलते हैं, ADERNL। तो ER नहीं लिखेंगे, RE है, अलग अलग शब्द तोड़ लेना। एड मीन्स एडजॉइनिंग रीनल एरिया, रीनल इज किडनी, RENAL। एडर्नल कोई नहीं बोलेगा, बच्चे गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। एड्रीनलिन तो वो हार्मोन जो कि सिक्रेट किया जाता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा कहलाता है एड्रीनलिन। ये बच्चों इमरजेंसी हार्मोन। अभी इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी वो सिचुएशन होती है जहां पे हमको अचानक से तुरंत क्या है, तुरंत हमको फटाफट से निर्णय लेने की जरूरत होती है। इमरजेंसी वाले केसेस में समझ में आ गया, तुरंत निर्णय हमको लेना होता है। तो ये हमको ना जो फ्राइटफुल सिचुएशन है, भय होता है, ठीक है, डर होता है, एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन है, उसमें हमारे बिहेवियर को ये कंट्रोल करती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका नॉर्मल जो हार्ट बीट है, आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि आपको ग्राउंड के 5-6 चक्कर लगाओ तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, धक 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 बढ़ जाएगा ना। तो आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होता है, ब्लड जो होता है तेजी से पंप करने लगेगा हार्ट हमको। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको कि आपको अपनी हार्ट बीट बैठे बिठाए बिना मेहनत करे ऐसी बढ़ानी है, आप अपने सामने बैठे हो, स्क्रीन पे बोलोगे यस नाउ इंक्रीज योर हार्ट बीट, अब ऐसे कैसे बढ़ेगी इंक्रीज योर हार्ट बीट? बट हम बैठे बिठाए बिना कुछ किए भी हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं। ये काम एड्रेनलिन बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, इन केस आप जहां बैठे हो आपके बगल में ही कोई एक सांप आके बैठ जाए बड़ा सारा, और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, कोई आपको दिखा दे कि देखो बगल में क्या है, और आपने देखा और आपको सांप दिख गया, आप हिल भी नहीं पाओगे, आप फ्रीज हो जाओगे डर के मारे, और धड़कने बिल्कुल शूट अप होकर के आसमान की ओर। होगा कि नहीं होगा? या शेर बैठा हो बगल में कोई, तो अचानक से क्या आप डर जाओगे। ठीक है, या सपोज आप शाम के समय, रात के समय कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको कोई भूत के दर्शन हो जाते हैं, अगल बगल में कोई पीछे से आवाज आ जाती है और फिर भूत दिख जाता है आपको। सपोज, वैसे तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या होता है वो, बट अगर दिख जाए मान लो आपको, डरोगे? तो अचानक से धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में हमको ऐसी टाइट या फ्राइटफुल सिचुएशन फेस करने में हेल्प करता है हार्मोन। ये हार्मोन तेजी से हमारे ब्लड को क्या है, पंप करने लगता है, और जिससे हम क्या ऐसी सिचुएशन में हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं तो हम डर के मारे ही मर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है फ्राइटफुल सिचुएशंस में हमारी क्या करता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। इसी प्रकार से ओवर एक्साइटमेंट में भी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ओवर एक्साइटमेंट मतलब जो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुशी होती है, तो उस समय कई लोग खुशी से भी मर जाते हैं। एक फकीर की, भिखारी की लॉटरी निकले अगर 10 करोड़ की, वो तो खुशी से ही मर जाएगा रोड पे बैठा बैठा ही।
कि मैं इतने पैसे का क्या करूंगा, तो बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख या बहुत ज्यादा डर, ये सारे के सारे हानिकारक है हमारे लिए। तो इन केसेस में हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है? एड्रीनलिन कंट्रोल करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या एक और एग्जांपल बताता हूँ। आप एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम है सपोज, वैसे अभी तक तो दिया नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है, और बोर्ड के एग्जाम में मान लो आपके 2 4 5 क्वेश्चन रह गए हैं, बड़े बड़े 4 4 5 5 नंबर के रह गए, और सिर्फ 15 मिनट बचे हैं एग्जाम खत्म होने में, और आपको पता है कि खूब सारे नंबर कट जाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा, डायग्राम बचे हैं, खूब सारे बचे हैं, और ऊपर से 10 या 15 मिनट ही रह गए, और ऊपर से टीचर घूम घूम के शोर मचा रहा है वहां पे कि पेपर बांध लो, कंप्लीट हो गया, जल्दी करो, ये करो, वो करो, मैं ले ले आ रहा हूँ, छीन लूंगा। वो वैसे डरा रहा है, ठीक है। और घर पे हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छा आपको पढ़ाते हैं, उनको एक्सपेक्टेशन क्या बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, और पता लग रहा है वहां तो 4 5 क्वेश्चन छूटने वाले हैं हमारे, तो आपकी दिल की धड़कनें तुरंत ही बढ़ जाएंगी। वहां पे क्या है, एकदम से आप अपनी धड़कनों को सुन पाओगे बिना स्टेथोस्कोप के। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ऐसी परिस्थितियों में जब डिफिकल्ट फ्राइटफुल, आपको मतलब आगे की कल्पना की हम घर पे क्या बोलेंगे, हमारा पेपर कैसा हो, घर जाते ही सबसे पहले ये पूछेंगे पेपर कैसा हुआ, वहां क्या झूठ बोलेंगे अच्छा हो गया? तो वहां पे हमको क्या है, उन सिचुएशंस को सोच के कि घर पे क्या जवाब देंगे, उन सिचुएशंस को ही सोच करके क्या है, हम क्या करते हैं, डर जाते हैं और हमारी धड़कनें बढ़ जाती है। तो वहां पे हमने कोई कड़ी भाग दौड़ करके मेहनत नहीं करनी है, हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी। तो हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है? ये एड्रेनलिन। तो ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, ठीक है कि नहीं? क्या तो एड्रेनलिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। क्यों? इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो समझ में आ गया, ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ है? मैंने बताया किडनी के ऊपर है, जोड़े में है। इट प्रिपेयर्स अस टू फेस द इमरजेंसी एंड फ्राइटफुल सिचुएशन। समझ में आ गया, इमरजेंसी वाली सिचुएशन, डरावनी सिचुएशंस में हम उसको फेस करने में हमारी ये क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, बढ़ा सकता है। समझ में आ गया? एड्रीनलिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कई बार ये। उसके बाद ये जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जनरल प्रोटीन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, ब्लड में घुल के कार्यस्थल तक पहुंचते हैं, बनते कहीं और है, काम कहीं और करते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो क्या चीज है ये, क्या गुण होते हैं हॉर्मोन्स में? तो सबसे पहले हॉर्मोन्स दे आर रिलीज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, एक दवाई की तरह होते हैं, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही चाहिए होता है शरीर में, निरंतर चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, ठीक है। दे आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बनने के बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सीधे ब्लड में घुल जाते हैं, क्योंकि ब्लड की कैपिलरीज जो होती हैं, वेसल्स होते हैं, डायरेक्टली वो ग्लैंड से उसको चूज करके ले आते हैं। तो दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में प्लाज्मा में घुल जाते हैं, वाटरी पार्ट जो होता है ना ब्लड का, प्लाज्मा। दे डू नॉट एक्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहां वो बनते हैं वहां उनका काम नहीं है, काम उनका कहीं और होता है। बनते तो है एंडोक्राइन ग्लैंड में, और रिलीज होने का ब्लड से, ब्लड के अंदर घुल मिल के अपने कार्यस्थल तक, साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर काम को रेगुलेट करने के लिए बना है। ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन उससे सारे कामकाज करा लो, नहीं। जैसे एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी प्रकार से हर एक हार्मोन अपने काम में स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर काम को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर हार्मोन की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, काम के मामले में वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर फंक्शन कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर हार्मोन लगेगा। दे हेल्प टू ब्रिंग अबाउट क्विक रिस्पॉन्सेज थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो एक तरह से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, संदेशवाहक दूत होते हैं ये, ठीक है कि नहीं? क्या और पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से वो फटाफट से रिस्पॉन्सेज को लाते हैं। रिस्पॉन्सेज हमारे जवाब, शरीर की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनको तेजी से प्रकट करने में हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से। दे कंट्रोल डेवलपमेंट। तो क्या क्या रेगुलेट करते हैं? हमारे शरीर का विकास, ग्रोथ, बढ़ना, इमोशंस, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है अलग अलग, उनका कामकाज को ये कंट्रोल करते हैं। एंड बॉडी चेंजेस रिलेटेड टू एज, और पबर्टी या एज के दौरान, पबर्टी रीच होने के बाद में जो शरीर में जो भी बदलाव आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उन सबको कौन रेगुलेट करते हैं? ये हॉर्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। समझ आ गया? वाटर सोल्युबल प्रोटीन्स है, स्पेशल प्रोटीन नेचर होता है इनका। कौन सिक्रेट करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? हॉर्मोन्स के। अब बच्चों, मैंने आपको बताया कि टोटल हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कितनी हैं? 8 हैं। उन 8 ग्लैंड में से एक ग्लैंड मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, ऐसी भी है जो 2 in 1 है। मतलब समझे क्या? वो एंडोक्राइन भी है, डक्टलेस है, और वो एक्सोक्राइन भी है, डक्ट वाली भी है। मतलब समझ में आया? मतलब उस ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा एंडोक्राइन है, दूसरा हिस्सा एक्सोक्राइन है, ठीक है। जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हार्मोन बनाता है, और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है
जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये ग्लैंड का नाम है पेंक्रियाज। क्या है? पेंक्रियाज। एकमात्र ग्लैंड विच इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। मैं सभी ग्लैंड्स के नाम अभी आपको बता दूंगा, आगे लिस्ट आ जाएगी, मैं लिस्ट बता रहा हूं, सुन लेंगे एक बार, आगे फिर देखते हैं आपका कितना दिमाग काम करता है, आप लोग याद रख पाते हो कि नहीं। हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन रीजन में 3 ग्लैंड्स हैं, नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद आता है पाइनियल ग्लैंड। ये 3 कहां पे हैं? ब्रेन में है। मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे नहीं, आगे आ जाएगा। पहला बताया मैंने, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ब्रेन का रीजन होता है थैलेमस रीजन, उसके नीचे है, हाइपो मतलब बिलो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दूसरा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तीसरा है हमारा पाइनियल ग्लैंड, PINEAL, ये भी ब्रेन में मौजूद है। 3 ग्लैंड होगी ब्रेन में। उसके बाद 2 ग्लैंड्स हमारी नेक रीजन में, थ्रोट रीजन में मौजूद है, जहां पे हमारा लैरिंग्स होता है, बिल्कुल लैरिंग्स के एक तो सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। ये है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड सामने की तरफ होती है और पैराथायरॉयड पीछे की तरफ होती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसमें सबसे बड़े साइज की होती है थायराइड ग्लैंड, जो गले में है। मतलब देख लो, बाकी बिल्कुल मटर के दाने के समान छोटी छोटी ग्लैंड सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? गले में, थ्रोट में, थायराइड ग्लैंड। 5 हो गई, 3 मैंने ब्रेन में बताई, कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी, पाइनियल, HPP। 2 ग्लैंड मैंने बताई नेक रीजन में, थ्रोट रीजन में, लैरिंग्स के पास में। एक है थायराइड, सबसे बड़ी ग्लैंड है। पैराथायराइड पीछे की ओर है। 5 हो गई। उसके बाद चेस्ट रीजन में आ जाओ, हर्ट के पास। समझ में आ गया? जहां आपकी शर्ट की पॉकेट होती है ना, और पॉकेट के ऊपर अगर अपनी मुट्ठी रख देंगे तो मुट्ठी के साइज का हर्ट होता है, तो बस हर्ट रीजन में, चेस्ट रीजन में ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है? थाइमस ग्लैंड। दिस इज ग्लैंड नंबर 6। उसके बाद और नीचे आ जाओ, हमारे एब्डोमिनल रीजन में आ जाओ, जहां पे हमारा स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे पेंक्रियाज है, स्टमक के जस्ट नीचे चिपक करके पेंक्रियाज है। यह है ग्लैंड नंबर 7, पेंक्रियाज। उसके बाद में, पेंक्रियाज के बाद में 8वीं जो ग्लैंड है हमारी, वो है कौन सी? कौन सी वाली ग्लैंड? 8वीं, एड्रीनल ग्लैंड, जो मैंने बताया था किडनी के ऊपर पेयर्ड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड 8वीं ग्लैंड है, ठीक है। और 9th वाली जो हमारी ग्लैंड है, वो एक तरह से बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सी हमारी, वो ना केवल गैमेट्स बनाती है बल्कि हार्मोन्स भी बनाती हैं। ये टेस्टिस एंड ओवरी हैं, मेल्स में टेस्टिस है, फीमेल्स में ओवरी। तो वैसे 9 हो गई। जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी, जो हमने पेंक्रियाज है, वो 2 in 1 ग्लैंड है। तो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स 8 हैं। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी हैं? 8 हैं, ठीक है। और 9th वाली जो है 2 in 1 है, कौन सी हो गई हमारी? पेंक्रियाज हो गई। तो ये जो पेंक्रियाज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो हमारे स्टमक के पास होती है। ये 2 मेन हॉर्मोन्स बनाती है, एक है ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। ध्यान देना, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये दोनों मिलजुल के हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो इंसुलिन है, वो ग्लूकोज को, हमारे ब्लड में जो शुगर है या ग्लूकोज है, उसको यूज करने का काम करती है, जिससे कि ग्लूकोज यूज हो जाए, हमारे शरीर में खर्च हो जाए। इससे ग्लूकोज कम हो जाएगा, शरीर में शुगर कम हो जाएगी। और जो ग्लूकागोन है, वो उल्टा काम करती है, वो ग्लूकागोन शरीर में शुगर को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब होता क्या है, कई बार कुछ कुछ लोगों में, पेंक्रियास में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, बीटा सेल्स बोलते हैं उनको, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, और इससे इंसुलिन का निर्माण या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, तो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है, जो कि हम जो भी भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं, उसके डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में घुल जाती है डाइजेशन के बाद में। और अगर ये ग्लूकोज यूज नहीं हुई, हमने बर्न नहीं किया, एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसको जलाया नहीं, खर्च नहीं किया, तो ग्लूकोज जमा होती रहेगी, ब्लड में जमा होती रहेगी। इंसुलिन तो अगर नहीं बनेगा तो, और इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज शरीर में पड़ी रहेगी, ब्लड में पड़ी रहेगी, तो खून बहुत मीठा हो जाएगा, शुगर की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, गाढ़ा चिपचिपा हो जाएगा। और ग्लूकोज जब जलेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, शरीर बिल्कुल टायर्ड, थकान महसूस करेगा। ये जो कंडीशन है बच्चों, ये डायबिटीज है। इसी को हम हिंदी में मधुमेह की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस। प्रॉपर इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। तो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी, समझ में आ गया कि नहीं? क्या जिसको बोलते हैं ना शुगर की बीमारी। तो आजकल देखना, हर परिवार में एक आधे ऐसे पर्सन मिल जाएंगे आपको जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। समझ में आ गया? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मीठा, चीनी वाला जो चीज़ें हैं, शुगरी चीज़ें हैं, स्टार्ची चीज़ें, वो नहीं खाने की सलाह दी जाती है, इनसे दूर रहना पड़ता है, कड़वी चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ती हैं। चलिए, तो समझ में आ गया। नेम द ग्लैंड विच इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन एंड विच हार्मोन डज इट सिक्रीट। तो मैंने बताया पेंक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंड इट्स
इट सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स, यहां थोड़ा सा हम ठीक करेंगे, इट आएगा सिक्रेट्स और यहां आएगा TWO, ठीक है ना क्या। इट सिक्रेट्स टू हॉर्मोन्स, दो हॉर्मोन से सिक्रेट करती है, हॉर्मोन्स के नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। समझ में आ गया, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। मैंने बताया था इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलजुल के शुगर की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, प्रॉपर लेवल तक रखते हैं। इंसुलिन खर्च करने में हेल्प करता है, ग्लूकागॉन जमा करने में हेल्प करता है, तो दोनों मिल बांट के काम करते हैं। अगर कभी शुगर ज्यादा हो गया तो इंसुलिन काम करेगा तो खर्च हो जाएगी, कम हो गया ग्लूकागॉन काम करेगा वो शुगर जमा हो जाएगी। समझ में आ गया, तो दोनों का काम करना जरूरी है। और कई बार डिफेक्टिव बीटा सेल्स के कारण, बीटा सेल्स हमारे एंडोक्राइन सेल्स हैं पेंक्रियास के, तो ये कई बार डिफेक्टिव हो जाते हैं तो इंसुलिन बनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि शुगर की मात्रा धीरे धीरे ब्लड में बढ़ने लगती है और पर्सन जो होता है वो सफर करता है बीमारी जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, MELLITUS, मेलिटस। प्रॉपरली डायबिटीज भी बोल सकते हैं आपको, या फिर डायबिटीज मेलिटस पूरा साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये था हमारा पेंक्रियास के बारे में जानकारी। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड एंड व्हाई? कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और क्यों, मैं बता चुका हूं आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क में होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा सिक्रीट किए गए हॉर्मोन्स बाकी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे तो बाकी ग्लैंड भी अपने हार्मोन सिक्रेट नहीं करते, तो बाकी ग्लैंड्स के प्रॉपर कामकाज के लिए इसके हार्मोन्स आवश्यक हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है उनके नाम है, तो उनके नाम अधिकतर दूसरी ग्लैंड्स के नाम के आधार पर ही है। चलिए तो देखेंगे नाम, आंसर क्या है इसका बताओ। पिट्यूटरी, स्पेलिंग पे गौर करना, PITUITARY, पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को ये कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर के पास कंट्रोल होता है, ठीक है ना, दूसरी ग्लैंड्स का। चलिए तो कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, कौन कौन से हॉर्मोन्स है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड आर, कौन कौन से हैं? सबसे पहला FSH और TSH में बात कर चुका हूं, ठीक है। ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको फंक्शनल बनाते हैं दोनों हार्मोन्स पबर्टी पे, ठीक है। तो FSH फीमेल्स में सिक्रेट होता है और TSH मेल्स में। फुल फॉर्म इसके हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जब सिक्रेट होगा तब फॉलिकल्स मैच्योर होने लगते हैं, वो ओवम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। एंड TSH जो होता है टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल्स में सिक्रेट होता है। इसके बाद ही ओवरीज और टेस्टिस फंक्शनल होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में स्टार्ट हो पाता है, सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगला हमारा GH है, ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन बच्चों हमारे शरीर में नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अभी एक बात आपने कहावत सुनी होगी, किसी चीज की अति और कमी दोनों ही बहुत बुरे होते हैं, बहुत अधिक भी बुरा होता है और बहुत कम भी बुरा होता है। ये हार्मोन्स बिल्कुल सही और प्रॉपर अमाउंट में ही जरूरी है। जैसे दवाई लेते हैं ना, दवाई ज्यादा भी नुकसानदायक है और कम होगा तो ठीक नहीं होगी बीमारी, इसी प्रकार से हॉर्मोन्स होते हैं, अधिक भी नुकसानदायक है और कम भी, दोनों ही अवस्थाओं में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, अगर तो ये शरीर में ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो पर्सन की हाइट बिल्कुल ऐसे तेजी से बढ़ती है, ताड़ की तरह हो जाता है, 7.5-8 फीट का हो जाता है, ठीक है। और अगर हाइट, अगर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम सिक्रेट हो या न सिक्रेट हो तो पर्सन जो होता है ना 1.5-2-2.5 फीट का ही रह जाता है। तो ये दोनों बीमारियां हैं। ओवर ग्रोथ विल रिजल्ट इन जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना पहाड़ की तरह, ठीक है, 7-8 फीट। और अगर बोना रह गया, 2-2.5 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब एज बढ़ती जा रही है बट हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे ड्वार्फिज्म, बोना रह जाना। समझ में आ गया। तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होने से भी परेशानी, कम होने से भी। तो समझ में आ गया, ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो क्या होता है, ड्वार्फिज्म, बोना कद, और बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो जाइगेंटिज्म, GIAGANTISM, जाइगेंटिज्म, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद अगला हमारा ADH, ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये किडनी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी, किडनी में फंक्शनिंग के लिए जरूरी, किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है ये, ठीक है कि नहीं। इसी का एक और नाम भी है वेसोप्रेसिन। तो या तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। तो किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। क्लियर है। तो ये तो हमारे हो गए, देखो कितने, 4 तो ये हो गए, और भी हैं बहुत सारे, ये लीजिए।
ऑक्सीटोसिन बच्चों, ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें? फीमेल्स में। फीमेल बॉडी में मैंने बताया था पुबर्टी के दौरान मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। तो जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं एंड जब वो यंग वन को, बच्चे को जन्म देती हैं, तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन कौन स्टार्ट करता है? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद LH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LUTEINIZING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है फीमेल्स में पुबर्टी के दौरान और उसके बाद भी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन कौन रेगुलेट करता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद है हमारा TTH, फुल फॉर्म है इसका थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन तो नाम सजेस्ट कर रहा है कि थायराइड ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, और थायराइड ग्लैंड अपना खुद का हार्मोन बनाती है थायरोक्सिन, लेकिन वो तभी बनाएगी जब भी TTH रिलीज होगा। इसी प्रकार से आता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये नाम दिख रहा है, एड्रीनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट कौन करता है? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो और भी हैं ग्लैंड्स, मैंने बहुत सारे लिखवा दिए। थायरोट्रोपिक हार्मोन तो हो ही गया। उसके अलावा एक और बता दूं, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पाइनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो और भी है कई हार्मोन्स, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये आपको मेन मैंने हार्मोन्स लिखवा दिए, कौन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है। तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट में भी कर सकते हो। क्लियर है कौन सा क्या काम करता है? चलिए आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, नेम द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये है वो ग्लैंड्स, ठीक है। देखो सबसे पहले 3 ग्लैंड मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेलिंग गौर करना, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और एक और कहाँ रह गई हमारी? हाइपोथैलेमस कहाँ रह गई? पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, चलो मैं और यहाँ लिख देता हूँ, एक और रह गई, हाइपोथैलेमस रह गई हमारी, ठीक है कि नहीं क्या? स्पेलिंग है HYPOTHALAMUS, ओके, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है हमारा क्या? थायराइड ग्लैंड। तो ये जो 3 ग्लैंड है कौन कौन सी हमने बताई? पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ये तीनों ब्रेन में होती हैं, ब्रेन रीजन में होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने अगला? 2 नेक रीजन में, कौन कौन सी? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है कि नहीं। उसके बाद थाइमस हमारी चेस्ट रीजन में, हार्ट के पास होती है। फिर पेंक्रियास, स्टमक, मतलब ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाओ, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 3+2, 3 हेड रीजन में है ब्रेन में, 2 नेक रीजन में, 5, उसके बाद चेस्ट में एक 6, ये थाइमस ग्लैंड। उसके बाद पेंक्रियास हमारी 7 स्टमक के पास में। एड्रीनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर है। और टेस्टिस तो मेल में हो गया, और ओवरीज हो गया फीमेल में हो गया। और 2 in 1 ग्लैंड पेंक्रियास है। तो ये सभी ग्लैंड्स के नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया होगा, कौन कौन से ग्लैंड, इनकी क्या लोकेशन है, वहां देख लेना आप। या फिर नेट पे भी आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हो, डायग्राम आपको मिल जाएगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं आपको, मैं वैसे लोकेशन बता रहा हूँ, तो आप जस्ट रिलेटिव डायग्राम दे सकते हो कि डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, ये टाइप करना, तो आपको वहां पे रिलेटिव पोजीशन मिल जाएगी। एक बार डायग्राम देख लेना बस खाली, कौन सी ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो आपको रिलेटिव लोकेशन मिल जाएगी। वैसे मैं बता रहा हूँ वर्ड्स में, ठीक। चलिए अब उसके बाद बच्चों हम देख चुके हैं कि पबर्टी के दौरान बॉयज और गर्ल्स में क्या बदलाव आते हैं, समझ में आ गया। तो अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस एज में हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, हमारे हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब बॉयज गर्ल्स के द्वारा क्या सावधानियां, प्रिकॉशन होता है सावधानी बरतनी चाहिए एडोलेसेंस का जो पीरियड है, टीनेज का जो पीरियड है, उस दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सिंपल सावधानियां देखेंगे वन बाय वन, कौन कौन सी हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। क्या है वो? देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, रिप्रोडक्शन में बहुत महत्व है। तो सभी को कम से कम टीनेज के दौरान क्या है, इन ऑर्गन्स की प्रॉपर कार्य प्रणाली, फंक्शनिंग, इनके बारे में पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इनका इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे जीवन में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी है। तो सबको अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके काम काज, फंक्शनिंग, इनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले तो कि दे शुड डेवलप ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ गया? किसी भी इंडिविजुअल के जीवन में इनका बहुत महत्व होता है, उस महत्व को समझना चाहिए, उनके कामकाज को समझना बहुत ही जरूरी है, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। उसके बाद दे शुड ट्राई टू कीप
फिट एंड हेल्दी, उनको फिट और हेल्दी रहने का प्रयास करना चाहिए बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, स्वयं की साफ सफाई रख करके। पर्सनल हाइजीन मतलब होता है स्वयं की स्वच्छता, साफ सफाई रखें। अब स्वयं साफ सफाई कैसे रहोगे? अच्छे से रोज ढंग से नहा धो लो, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लो, ठीक है, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहो। तो दे शुड ट्राई टू कीप फिट एंड हेल्दी, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। दे शुड टेक बाथ डेली, रोज नहा लेना चाहिए, ठीक है, खासकर सर्दियों में वीकली या 2-3 दिन से प्लान नहीं करना चाहिए कि ठंड ज्यादा है आज क्या करेंगे नहा करके, नहीं, रोज नहा लेना चाहिए। एंड चेंज देयर क्लोथ्स, और क्या है, समय पे साफ सुथरे कपड़े बदलने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। दे शुड टेक न्यूट्रिशियस एडिक्वेट एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा जीभ के स्वाद वाले भोजन अधिकतर न्यूट्रिशियस होते नहीं है ज्यादा, ठीक है कि नहीं क्या? तो पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, उचित मात्रा में लेना जरूरी, उचित मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो बहुत कम नहीं हो, एंड बैलेंस डाइट होना चाहिए। सारे के सारे पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में होना जरूरी है। क्या क्या होते हैं पोषक तत्व हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, क्योंकि ये एज ग्रोइंग एज है, ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स आवश्यकता है, ठीक है। फैट्स एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं, वाइटामिन हेल्दी स्किन के लिए चाहिए होते हैं, आईसाइट के लिए चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए, टीथ के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए जरूरी हैं। तो ये भोजन हमारा ऐसा हो जिसमें इन सभी का सम्मिश्रण हो, उचित मात्रा में सारे सारे सोर्सेस हो। तो इन सब के सोर्सेस हम चेक कर सकते हैं, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आता है, ठीक है, आगे हर क्लासेस में भी आएगा। अवॉइड यूज ऑफ जंक फूड, जंक मतलब ऐसे कबाड़ होता है, बहुत सारा ऐसा भोजन है जो हमको जीभ के स्वाद के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है, खाने पीने में चटपटा लगता है, बट अक्सर वो हेल्दी नहीं होता, हमारे शरीर के लिए कबाड़ की तरह होता है, ठीक है। इस पे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती या कम होती। इस प्रकार का भोजन जंक फूड की कैटेगरी में आता है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है ये। आप जो पैकेट्स वाला जो कल्चर है, जो पैकेट्स खरीद खरीद के खाते हो मार्केट से, कुरकुरे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बर्गर हो गया, पानी पूरी हो गया, ये जो चाट वगैरह जो इस तरह की चीजें होती है, ये सब क्या है, जंक फूड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, समझ में आ गया। इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, तले हुई चीजें ज्यादा है ये। उसके बाद क्या है, तो इनसे जहां तक हो सके कभी कभार लिया ठीक है, लेकिन रेगुलर आदत नहीं बन जानी चाहिए, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही बंद कर दो, बट यू शुड नॉट मेक अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है अगर रेगुलरली यूज की जाए। उसके बाद डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस टू कीप हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए क्या है, हमारा जो है आराम पसंद जिंदगी नहीं होनी चाहिए कि पड़े पड़े बस रहे सारे दिन भर बिस्तर पे। हम क्या है, एक्सरसाइजेस पे भी प्रॉपर ध्यान दें। तो इसके लिए क्या आता है, योगा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है योगा बीमारी से दूर रहने के लिए। उसके अलावा प्लेइंग, खेल कूद भी बच्चों की एक्सरसाइज होती है, खेल कूद तो सभी बच्चे खेलते हैं, इसके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई बाद में खेलना पहले। उसके बाद जॉगिंग वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में, स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल चाहिए, वो होता नहीं है नॉर्मली। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो बच्चे कर सकते हैं। देन ब्रिस्क वॉक्स, खेलना, इसमें एक्सरसाइज हो जाती है नॉर्मली बच्चों की, ठीक है। तो इसके ये सब से हम क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं। उसके बाद टीनेज में ही कई बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो उससे बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं वो पाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, कई स्कूलों में जो यंग बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, ये स्मोकिंग करने लगते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या गलत संगत में पड़ जाते हैं। च्यूइंग टोबैको, या बड़ों को देख के सीखने लगते हैं, तंबाकू चबाने लग जाएंगे, खैनी तंबाकू गुटखा खाने लग जाएंगे। देन जो नशीली दवाएं हैं, अगर वो उनके हाथ लग जाते हैं कहीं से अननेसेसरी सोर्सेज से, तो उनका शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स का यूज़ करने लगते हैं, नशे की दवाइयाँ, अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं अगर उनको हाथ लग जाती है। तो ये सारी बुरी आदतें हैं और ये काफ़ी हानिकारक होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो इन सब से जितना दूर रह सके दूर ही रहना है। घर में कोई यूज़ करता है तो उनको भी खुद से मना करना है और स्वयं तो बिल्कुल ही इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि हमको रखनी चाहिए टीनेज के दौरान, एडोलेसेंस पीरियड के दौरान। उसके बाद बच्चों एक और पार्ट में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है प्रोसेस, हमारे जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, कैसे पता लगेगा कि रिप्रोडक्शन के बाद में जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, कैसे पता लगेगा। जो बच्चे का सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है, कैसे उसका मेल या फीमेल होने के बारे में हमको पता चलेगा, हु डिसाइड्स इट। तो ये सब हम देखेंगे अगले टॉपिक में, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और रह गई हैं, सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप आपको आज जो भी मैंने अच्छे से समझाया डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप एक और बार रिपीटेडली इसको देखें
और जो भी चीज़ें आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है उसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या है? तो ये बहुत हम ध्यान रखेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स, इस पे स्पेशल गौर करेंगे। लिखते वक्त आंसर्स भी अपने क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा सा आई कैचिंग बन जाता है, ठीक है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्जाम में। क्लियर है? सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।